चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन से, क्योंकि चैप्टर को पढ़ेंगे ही ऐसे स्टार्टिंग से क्वेश्चंस फ्रेम करते हुए, अपने आप थ्योरी समझ में आती चली जाएगी। तो क्वेश्चन बनाते हैं कि डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, और साथ में इसी में डाल देते हैं कि एंड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते किसको है? जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका ठीक तरीके से नॉर्मल फंक्शनिंग करना, वो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता ही है। साथ में इसके अलावा हमारा फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन भी इसी का पार्ट है। ठीक, तो लिखते हैं इसके डेफिनेशन में सारी चीजें जो जो इसके अंदर आती हैं। तो लिखते हैं कि इट मीन्स हेल्दी हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। देखो ये तो होना ही, ये वाला वर्ड तो इसके डेफिनेशन में आना ही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस तो आना ही है इसकी डेफिनेशन में। साथ में लिखेंगे अलोंग विद, और क्या होना चाहिए, हम फिजिकली फिट होने चाहिए, इमोशनली, बिहेवियरल और सोशली। किस फील्ड की बात करें, ये सारी चीजों में हेल्दी होने चाहिए, किस फील्ड में, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, तो मींस हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस अलोंग विद फिजिकल, इमोशनल, behavioral and social aspects of reproduction. Okay. तो फिर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन किसको कहेंगे? उस पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल देंगे जिसके फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली जो इंटरेक्शंस हैं बाकी सारे इंडिविजुअल से, वो सब हेल्दी इंटरेक्शंस है, तो बोलेंगे वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। तो अब रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन बना लेते हैं। तो द पर्सन, फर्स्ट तो ये लिखेंगे वो वाला पर्सन जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल है। साथ में जोड़ देंगे कि वो खुद पर्सन कैसा है, कि वो फिजिकली, इमोशनली और बिहेवियरली, सोशली एस्पेक्ट्स में कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अमंग द इंडिविजुअल्स उसका इंटरेक्शन नॉर्मल है, अच्छा है, सोशली एक्सेप्टेबल वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं द फिजिकली, and functionally normal रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पहले तो ये होना चाहिए उसके पास। साथ में एंड एग्जिबिट, शो करता है, नॉर्मल बिहेवियरल एंड इमोशनल इंटरेक्शंस among themselves in all reproduction related aspects, in all reproduction related aspects। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम ही था ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो पूरा एक चैप्टर बना दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। तो आज के टाइम में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो करंट सिनेरियो है उसमें हमें किन किन एस्पेक्ट्स को देखने की जरूरत है। हम अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आज के करंट सिनेरियो में करते हैं, तो इस टाइम पे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए, तो वहां से क्वेश्चंस निकालते हैं। तो क्वेश्चन बनाते हैं कि सजेस्ट the aspects of reproductive health which need
to be given special attention in the present scenario. तो आज के टाइम में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए. तो चलते हैं फिर आंसर लिखते हैं और साथ में समझते जाते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो में इम्पॉर्टेंट है जिनके बारे में बात होनी चाहिए. तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो सबसे पहले तो हमें ये वाला एक एस्पेक्ट देखना है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम्स, उसको कंट्रोल करने के तरीके, वो सब हमें बात करनी चाहिए उसके बारे में. तो फर्स्ट एस्पेक्ट लिख रहे हैं ना हम, तो सिर्फ टॉपिक का नाम लिख देंगे कि भाई ये वाले पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डील होना चाहिए. उसने सिर्फ ये पूछा है कि उन एस्पेक्ट्स को बता दो जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए. तो फर्स्ट लिखते हैं कि प्रॉब्लम्स ड्यू टू uncontrolled population growth. कौन सी प्रॉब्लम्स है उनका अलग से क्वेश्चन बनाएंगे. नेक्स्ट चलते हैं. तो हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट. नेक्स्ट, जो सोशल एविल्स आज के टाइम में कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, जैसे कि सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, उन सब के बारे में हमें बात करनी चाहिए. देखो अभी पिछले वाले में लिखा है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कौन होता है. रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन वो होता है जो एक अच्छा बिहेवियर शो करे. कैसे सोशली एक बिहेवियर अच्छा शो कर रहा है कि अमंग द इंडिविजुअल्स उसका जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन एक्सेप्टेबल है. अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो उसी को तो बोल रहे हैं कि सेक्स अब्यूसेस हो रहे हैं जो आजकल, वो भी तो हमें बात करनी चाहिए आज के करंट सिनेरियो में. तो नेक्स्ट लिखें कि सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स. हमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलानी चाहिए. तो लोगों का मेंटेलिटी को डेवलप करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो शायद ये अब्यूसेस कम होते चले जाए. नेक्स्ट, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड तो होना चाहिए, तो हमें नेक्स्ट एस्पेक्ट रखना चाहिए कि सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करनी चाहिए. तो सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट चलते हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बताना चाहिए. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कौन कौन से डिजीजेस हैं, कैसे फैलती हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनसे क्या चीज़ें मतलब एक्सट्रीम लेवल पे कितना हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उन सब के बारे में बात करनी चाहिए. नेक्स्ट, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो हमें उसकी केयर के बारे में बात करनी चाहिए. केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, दैट मीन्स कि उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे किस तरह के न्यूट्रिशन देने हैं हमें, कैसा उसका खाना पीना होना चाहिए, कैसे उसकी फिजिकल एक्सरसाइजेस होने चाहिए, वो सब बात करनी चाहिए. उसके बाद जब डिलीवरी हो जाएगी तो पोस्ट नेटल केयर, डिलीवरी के बाद में केयर मिलनी चाहिए किसको, मदर को और चाइल्ड को. अभी अभी डिलीवरी हुई है ना तो पोस्ट नेटल केयर बोलते हैं डिलीवरी के बाद वाले टाइम पे. इंडिया में मेजर ऐसा मतलब बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसमें ऐसी पॉपुलेशन भी रहती है कि आज किसी मदर की डिलीवरी हुई है और नेक्स्ट 1 और 2 डेज में उसको काम पे जाना पड़ रहा है. तो उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं और उस टाइम पे वो बहुत प्रोन है टू द इन्फेक्शंस. तो हमें ये सारी अवेयरनेस फैलानी चाहिए साथ में, क्योंकि जहाँ जिस जगह में जिस इलाके में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना वहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यानी कि पैसे की तंगी है तभी तो लोग काम पे जा रहे हैं, उनको जाना पड़ रहा है. तो गवर्नमेंट भी इस चीज में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स ले. तो ये सिर्फ एस्पेक्ट डाल दिया मैंने कि भाई हाँ इसके बारे में बात होनी चाहिए. अब बात करने लगोगे तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, वो पॉइंट्स आ जाएंगे. फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि भाई एस्पेक्ट बता दो किन किन पॉइंट्स पे डील करना चाहिए. तो उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर और चाइल्ड के बारे में बात करनी चाहिए. नेक्स्ट, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि भाई
अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया है इसको कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड एक और लिख रही हूँ कि ऐसे मेथड्स भी होने चाहिए, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए, जिससे हम बर्थ कंट्रोल कर सके। यानी कि पॉपुलेशन तो तभी डाउन होगी जब फैमिली प्लानिंग होगी कि बच्चे ज़्यादा ना करें। ठीक, तो नेक्स्ट लिखते हैं अवेलेबल बर्थ कंट्रोल मेथड। दैट मीन्स हम इनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इन मेथड्स को यूज करने के पहले तो मेथड ही पता होने चाहिए ना, कंट्रोल मेथड जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक कह सकते हो कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं कौन, तो पहले हमें वो पता होने चाहिए। फिर हम जब उनके बारे में बात करने लगेंगे तो फिर उससे रिलेटेड कुछ जो क्वेरीज हैं कि भाई इससे ऐसा तो नहीं है कि कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हो, साइड इफेक्ट्स हो जाते हो, उन सब के बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी हमने लिख दिया कि भाई एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो अब मुझे ये बताओ कि मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बनाएंगे कि अब ये बता दो कि आप ये सारी चीजें सोसाइटी में फैलाओगे कैसे। ठीक है, तो मेंशन, यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई मेंशन द डिफरेंट वेज, आप सोसाइटी में इन सारी चीजों को फैलाओगे कैसे, इन विच पीपल आर मेड अवेयर। तरीके बता दो जिससे आप लोगों को अवेयर करोगे, इन सब चीजों के बारे में बताओगे। ऑफ द सिग्निफिकेंस of reproductive health and a reproductively healthy society। तो हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे ना लोगों को अवेयरनेस हो जाए, वो कौन से तरीके हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो सबसे पहले ना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, उन्हीं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को आज के टाइम पे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। कैसे फैला रहे हैं वो अभी बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाम से प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि आज के टाइम में हम उसको बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ, नाउ कॉल्ड एज, आज के टाइम में हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी कि RCH प्रोग्राम्स। चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आज के टाइम पे जो होते हैं, ये है जो अवेयरनेस फैलाता है। तो क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। फैलाता कैसे वो देखते हैं अभी। ये अवेयरनेस फैलाता कैसे, तो सबसे पहले तो ना टीवी में ऐड आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। टीवी में ऐड आती है, न्यूज़पेपर्स में ऐड आती है, जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयर करते हैं कि उनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। बट ये इंफॉर्मेशन ऐड कितने मिनट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की हो जाएगी, 3 मिनट की हो जाएगी, तो उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते। तो इसमें हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन उसको देते चले जाते हैं। तो आपने ऐड देखी होगी, टीवी में ऐड आती रहती है आईपिल की, टीवी में ऐड आती रहती है वुमेन्स से रिलेटेड, बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, वुमेन हॉर्लिक्स भी है, और जब प्रेगनेंसी होती है उसके टाइम पे जो जो फूड है उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में अवेलेबल भी हैं, और हम उनके बारे में प्रचार भी कर रहे हैं। दैट मीन्स हम उनको एडवर्टीजमेंट भी हम उनका कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट कैसे कर रहे हैं, या तो हमें ऑडियो विजुअल दिख रहा है, मतलब ऑडियो भी सुनाई दे रही है, वीडियो भी दिख रही है, जैसे कि टीवी में ऐड आती है। साथ में प्रिंट मीडिया है, चीज़ें लिख के आती हैं कि मैगजीन्स हैं, बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो आपको
पूरी मैगजीन ही डेडिकेटेड इसी चीज पे है, जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कौन कौन से न्यूट्रिशन फूड लेने चाहिए, आफ्टर डिलीवरी क्या किस तरह का खाना होना चाहिए बच्चे के साथ, क्योंकि अभी अभी डिलीवरी हुई है ना, तो बच्चा फर्स्ट टाइम एटमॉस्फेयर से डील कर रहा है, उस टाइम पे उसकी कैसे केयर करनी चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं, कौन से होम रेमेडीज हैं जो हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये लिख दूं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। टीवी में ऐड आती है, साथ में यूट्यूब पे भी ऐड है, फेसबुक पे भी ऐड है, बहुत अब तो बहुत ज्यादा मीडिया ओपन हो गया इस चीज के बारे में, है ना। तो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, यानी कि वो मदर जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, एंड इम्पोर्टेंस। पहले बीच में टीवी में ऐड आती थी कि बच्चे को पहला जो दूध होता है माँ का वो जरूर पिलाना चाहिए। ये हम वैसे डिस्कस भी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में कि फर्स्ट मिल्क को कोलेस्ट्रम बोलते हैं, इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। जो इनिशियल डेज में जो मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, येलोइश कलर का है, इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं IgA टाइप की, जो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट ऐसा वे हो गया क्या कि हमारे पास सोशल मीडिया है, साथ में हमारे पास एडवर्टीजमेंट के तरीके हैं जिससे हम अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं। साथ में जो रिमोट एरियाज है ना, यानी कि जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, शायद टीवी नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज यानी कि NGO और गवर्नमेंट दोनों मिलके साथ साथ काम करते हैं कि गांव गांव जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, उनसे बातें करते हैं, और गांवों में दीवारों पे स्लोगन्स लिखवा देते हैं, दीवारों पे पेंटिंग्स बना देते हैं। साथ में गांवों के अंदर आंगनवाड़ी है, जिससे जो आंगनवाड़ी के जो मेंबर्स होते हैं वो घर घर जाके खुद इन्फॉर्म करते हैं। जैसे पोलियो की ड्रॉप्स के लिए भी आपने अगर देखा होगा, अगर आप रिमोट एरिया से या विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो पोलियो की ड्रॉप्स के लिए घर आती हैं आंगनवाड़ी के मेंबर्स के इस घर में क्या कोई बच्चा है, वो खुद जाके पूछते हैं। तो ये हम अवेयर करने उनके घर तक जा रहे हैं, सोचो। तो ऐसे ही ये तो पोलियो का हो गया, ऐसे ही हम उनसे बातें करते रहते हैं कि इस घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट तो नहीं है तो फिर उसको खुद जाके उसके घर पे जाके उसको दवाइयाँ दी जाती है, उसके घर पे जाके उसको पहुंचाया जाती है, जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ फूड प्रोडक्ट्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, वो सब उसको मिलते हैं। साथ में अगर आपने ये भी सुना हो कि आजकल स्कीम भी चल रही है कि जो लेडी प्रेग्नेंट है वो किसी हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवा लेती हैं कि भाई यहीं पे डिलीवरी होनी है, तो जब उसकी डिलीवरी होती है उसके बाद उसको 6,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है आजकल। तो वो पैसे भी क्यों दिए जा रहे हैं कि ये अपने लिए न्यूट्रिशन, अगर ये न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इससे उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी और इसको पोस्ट नेटल केयर मिल जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट है और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। तो गवर्नमेंटल and non-governmental agencies have been taking various steps to create awareness about the measures to be taken during pregnancy, प्रेगनेंसी के टाइम पे, और साथ में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के टाइम पे जो उनको टीके लगाए जाते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं विलेज में वो खुद जाते हैं उनके पास, उनको अवेयर करते हैं, उनसे बातें करते हैं
तो उनको प्री नेटल और पोस्ट नेटल सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर उनको मेडिकल असिस्टेंस देते हैं। तो ये वाला पॉइंट इसमें लिख देते हैं कि health workers in villages also create awareness about prenatal care for pregnant women and the importance of postnatal care and medically aided deliveries। मेडिकली एडेड मतलब कि गांव में क्या हो रहा है कि घर पे ही डिलीवरी हो जाती है, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, या बहुत कई मतलब बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें ना डिलीवरी के टाइम पर ही मदर की डेथ हो जाती है। हाँ, या फिर डिलीवरी के टाइम पर ही बेबी की डेथ हो जाती है। तो इसलिए उनको अवेयर करना भी ज़रूरी है कि भाई मेडिकली एडेड डिलीवरीज होनी चाहिए। मेडिकली एडेड माने हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होनी चाहिए जिसमें एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड डॉक्टर्स हेल्प करते हैं डिलीवरी के टाइम पे। तो वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत डाउन चली जाती है कि मदर की या बेबी की डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, ये हो गए एस्पेक्ट। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारी एजुकेशन का पार्ट हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि एजुकेशन अगर हम दे रहे हैं, ये सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं या फिर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो एजुकेशन दे रहे हैं, इससे क्या सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? क्या इससे सोसाइटी बेटर हो पाएगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंटेक्स्ट में? ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनाते हैं। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि क्वेश्चंस के फॉर्म में इस चैप्टर को कवर अप करूँ, तो आपके क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे सीबीएसई एग्जाम्स के लिए, और साथ में ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में अच्छे से सेटअप हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि हाउ कैन एजुकेशन हेल्प इन building up a socially responsible and reproductively healthy society। चलो, तो एजुकेशन कैसे हेल्प करेगी ये सब चीज़ों में, बनाते हैं इसके बारे में। एक्चुअली अगर आप काउंसलिंग करो लोगों की, उनको अवेयरनेस फैलाओ उनको, यानी उनको अवेयर करो, तो इससे क्या होगा कि उन्हें जानकारी होगी, उन्हें इंफॉर्मेशन होगी किस चीज़ के बारे में। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, एजुकेशन है, तो आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उन्हें अडोलसेंस में जो चेंजेस होते हैं ना बॉडी के अंदर, उन सारे चेंजेस के बारे में पहले से पता होगा, और उन सारे चेंजेस से रिलेटेड जो मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस जो चलते आ रहे हैं, जो झूठ फैलाई जा रही है ना, वो सब के बारे में उनको पता चलेगा। और कुछ कुछ जो टेक्निक्स होती हैं जो कि अच्छी नहीं है और फिर भी यूज करी जा रही हैं अंधविश्वास के नाम पे, उन सब के बारे में उसको अवेयरनेस मिल जाएगी एजुकेशन से। ठीक है, फिर उसको जिस एज में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उस एज में उसको सेक्स एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई फैमिली प्लानिंग बोलते किसको है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो आगे आने वाले टाइम पे उसके काम आएगी। उसको पता होगा कि प्रेगनेंसी क्या चीज़ है और उस टाइम पे एक फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसको किस तरह के न्यूट्रिशन और केयर की ज़रूरत है। ठीक, तो एजुकेशन इस सब चीज में हेल्प करे, हमारा मेंटल डेवलपमेंट कर रही है बेसिकली।
लिख दें इसको आंसर की फॉर्म में, अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आंसर्स में कैसे कैसे उस सारी चीज को लिखेंगे। कि काउंसलिंग, यहाँ से स्टार्ट करें कि काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस among people about the following will help in building a reproductively healthy society. In building a reproductively healthy society. कौन कौन से? उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे दो, जो कि चैप्टर 3 में यही काम किया है। उसको अडोलसेंस और उससे रिलेटेड सारे चेंजेस के बारे में बता दो, जो आप 8th क्लास में पढ़ के आए होगे साइंस में। उसमें एक चैप्टर पूरा इसी चीज को ही डिवोट कर रखा है कि अडोलसेंस क्या होती है और उस अडोलसेंस में कौन कौन से चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे को बता दो किस चीज के बारे में? सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, उसको इन्फॉर्म कर दो आप किसके बारे में? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। देखो घुमा फिरा के वही सारे पॉइंट है, क्योंकि करना वही है। इन्हीं सब चीजों के बारे में तो अवेयरनेस पहुंचाओगे, तो घुमा फिरा के हर आंसर में यही कुछ पॉइंट्स है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, तो आपको पता लगेगा कि ना मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स में वही पॉइंट रिपीटेशन में है। तो इससे ना बिल्डअप हो जाएगा माइंड में कि एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किन कुछ ही पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है, वो पॉइंट्स हैं कौन से। तो क्वेश्चन कैसा भी दे दे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, घुमा फिरा के यही सारे पॉइंट आपने अपने आंसर में डालने हैं। बात सिर्फ ये है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर सेक्स एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं तो उससे उसको क्या फायदा हो रहा है? तो लिखते जरा कि सेक्स एजुकेशन will give right information। मैं कोशिश कर रही हूँ सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं पॉसिबल पॉइंट्स, जो आंसर को इफेक्टिव बनाए, और साथ में प्रोबेबल जो पॉइंट्स एग्जामिनर ढूंढ रहे होते हैं आंसर्स में, वो पॉइंट्स आपके आंसर में मिल जाए और आप फुल मार्क्स गेन कर लो उस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में। ठीक है। तो राइट इंफॉर्मेशन एंड अवॉइड myth and misconceptions about sex related aspects। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? उनको इंफॉर्मेशन हो जाएगी सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है। बस यही सारे पॉइंट्स हैं, इन्हीं को बार बार रिपीट करने से क्या फायदा। ठीक है। तो 4 पॉइंट्स लिख दें हमने कि आप बच्चे को अगर सेक्स एजुकेशन दोगे तो उसको किसके बारे में पता चलेगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, अडोलसेंस के बारे में, उससे रिलेटेड चेंजेस के बारे में, फिर सेफ और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के बारे में, डिजीजेस के बारे में। मिथ्स को अब वो फॉलो नहीं करेगा। अब अगर उसको कोई बातें बताएगा कि अच्छा, जैसे बहुत पुराने टाइम में मैं बताती हूँ कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अब नॉर्मल मानते थे कि बच्ची ने कुछ पाप कर दिया है जिसकी वजह से उसको ये हो गया है। और मैं एक और बताऊं, मैंने ना यूट्यूब पे एक बहुत पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें किसी एक लड़की ने वो वीडियो बनाई थी, मुंबई में से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि वहाँ पे किसी बस्ती में लोगों के जो लड़की है जब वो प्यूबर्टी में आती है तो उसको ले जाते हैं और उसके जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है उसके किसी एक पार्ट को कट कर देते हैं। पता नहीं ये किस तरह का मिसकंसेप्शन है, किस तरह का मिथ है जो उसमें फॉलो हो रहा है। और वो लड़की मतलब वो जो गर्ल है वो इतने पेन में है वो कट हो जाने के बाद कि वो यूरिनल
मतलब यूरिन पैसेज के लिए भी बहुत डरी हुई है, क्योंकि जब वो यूरिन पैसेज में जाएगी तो बहुत सीवियर पेन होता है उसको। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल चीज़ है जो आपके हार्मोन से रिलेटेड है, ओव्यूलेशन से रिलेटेड है और वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से रिलेटेड है, तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो फॉलो हो रही हैं चीज़ें, चलती आ रही हैं रिचुअल्स के फॉर्म में, वो गलत है। तो आप उसके लिए अवेयर करोगे लोगों को, तो उस उन गर्ल्स को, उन लड़कियों को जो चीज़ भुगतनी पड़ रही है, जिस चीज़ से गो थ्रू होना पड़ रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं। तो अब हमने इतनी सारी चीज़ें चला रखी हैं इंडिया के अंदर लोगों को अवेयर करने के लिए। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन डाल देते हैं कि क्या हम मतलब हम आप ये फील करते हैं कि लास्ट के कुछ डेकेड से, यानी कुछ सालों से वाकई में इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने से कुछ चेंजेस हमें मिले हैं? मतलब कि ये जो हम इतनी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, इतने अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चला रहे हैं, तो इसका कुछ फ़ायदा हो भी रहा है लोगों को? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना देंगे कि आप मुझे बता दो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से के अवेयरनेस फैलाने से कुछ फ़ायदा हो रहा है, और हो रहा है तो ज़रा उसके बारे में बता दो। तो लिखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि इज spreading awareness bringing changes in scenario? क्या वो सिनेरियो रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऐसे कुछ, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो फिर बता दो कैसे आप ये कह सकते हो। तो हम बोलेंगे यस। कैसे कह सकते हैं कि जो पहले डेथ हो जाती थी फीमेल्स की, कब कब जब वो डिलीवरी हो रही होती थी बच्चे की, तो जब वो डेथ जो हो जाती थी, अब उस डेथ के रेशियोज बहुत कम है। तो इसका मीनिंग लोगों को अवेयरनेस है कि घर पे डिलीवरी नहीं से सेफ है, लोगों को मेडिकली एडेड डिलीवरीज की तरफ जाना चाहिए, और लोग जा भी रहे हैं। तो हम लिख देते हैं फर्स्ट कि हमें ये सब कैसे पता है? डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, साथ में जो बेबी है वो डिलीवरी के टाइम पे बेबी की डेथ नहीं हो रही, इसका मीनिंग बेबी हेल्दी हुआ है। और बेबी हेल्दी हुआ है इसका मीनिंग उस मदर को प्रीनेटल केयर मिली थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिला था, तभी तो बेबी की हेल्थ अच्छी है, और तभी तो उसके जो डेथ रेट है, जब डिलीवरी के टाइम पे इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट है, जो इन्फेंट की डेथ हो जाती थी डिलीवरी के टाइम पे या पैदा होने के कुछ दिनों के बाद जो डेथ हो जाती थी, वो नहीं हो रही। इसका मीनिंग बेबी हेल्थी है, और बेबी हेल्थी है का इसका मीनिंग कि मदर को अच्छा न्यूट्रिशन मिला था। तो नेक्स्ट लिखते हैं कि डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको हम बोलते हैं IMR। तो इन दो पॉइंट से हमें पता लग रहा है कि हाँ, करंट सिनेरियो में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं ये अवेयरनेस फैलाने से, लेकिन वो चेंजेस अभी भी उतने नहीं है जितने कि हम लोग चाहते हैं या जितने एक सोसाइटी में होना चाहिए। एक डेवलप्ड कंट्री, हम एक डेवलप कंट्री बनना चाह रहे हैं, और आने वाले कुछ सालों में डेवलप कंट्री कहलाए भी जाएंगे। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि आप सोसाइटी को एक बेटर, हेल्दी और अच्छी सोसाइटी बनाओ। ठीक, जिसके लिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। अब जल्दी से मूव ऑन कर जाते हैं हम किसके पास? पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, जनरल सी बात करेंगे कि जैसे मैं लिख देती हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ पहले टॉपिक, जैसे कि फर्स्ट कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है। सबको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, इसके कुछ रीजंस बता दो। तो क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं कि व्हाट आर द सजेस्टेड रीजंस, व्हाट आर द सजेस्टेड रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके बढ़ जाने के रीजंस हैं क्या?
तो रीज़न तो यही है कि डेथ रेट बहुत कम हो गया है, लोगों का जो मरने का रेट है वो बहुत कम हो गया, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ती है। यानी कि पहले के लोग भी हैं, नए जन्म भी हो रहे हैं, तो पहले में ये नए वाले जो पैदा हुए हैं इनका ऐड ऑन करोगे तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो फर्स्ट लिखेंगे कि डिक्लाइन इन डेथ रेट। दूसरा लिखते हैं यही जो हमने पिछले में किया है कि हमने रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना दी है, आईएमआर और एमएमआर को बहुत डिक्रीज कर दिया है। तो डिक्रीज करने से भी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, decline in infant mortality rate, INR. Next, increase in the number of increase in the number of people in reproductive age. इसका क्या मीनिंग है? वैसे तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको समझ में आ ही होगा, लेकिन मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज पॉपुलेशन 100 है जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, यानी ऐसे लोग जो बर्थ दे सकते हैं उनके नंबर 100 हैं। सबके अगर दो दो बच्चे भी हुए तो यानी 200 हो गए सबके बच्चे। 100 तो यही थे पहले, 200 और आ गए, ऐड करो 100 एंड 200 मिला के हुआ 300। अब ये जो 200 बच्चे हैं आने वाले 10 साल, आने वाले 20-21 साल में ये लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाएंगे, प्यूबर्टी में पहुंच जाएंगे। तो अब ये भी अपने बच्चों को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अगर इन्होंने भी दो दो बच्चे पैदा किए होंगे तो हर एक के पास 400, मतलब हर एक का मिला के 400 हो गया। अब जरा इनको भी ऐड ऑन कर दो इसमें, तो टोटल हो गया कितना, 700। तो क्या पॉपुलेशन बढ़ती नहीं जा रही? क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है उनके नंबर बढ़ रहे हैं। 100 लोग थे, उन्होंने 200 बच्चों को पैदा किया, 20 साल बाद 200 नए लोग नहीं आ जाएंगे जो कि पहले 100 थे। अब आप 20 ईयर्स के बाद देखोगे तो आज उसी एज में नंबर बढ़ गए हैं, अब 200 है। जब फिर 20 ईयर्स के बाद देखोगे तो अब नंबर और बढ़ गए, अब कितने, अब 400 हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज में जो पीपल हैं उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। नेक्स्ट लिख दूं कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, advancement in technology that avoids hunger death। टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी आ गई है, जिससे हम फूड को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं पहले से। तो हंगर डेथ के नंबर्स कम हो गए हैं। खैर करंट रियल सिचुएशंस में कितने कम हुए वो तो पता नहीं, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ में एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि पहले भूखे मरने से जो डेथ हो जाती थी उनके नंबर अब कम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड। अब हमने कह लिया कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजंस बता, तो रीजंस तो हमने बता दिए। अब जल्दी से ये भी कर लेते हैं कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इससे अराइज होंगी जो प्रॉब्लम्स वो और बता दो। तो लिखें कि कहाँ गया, what are the problems associated with, what are the problems associated with पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसके साथ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी, इनएविटेबल है, उसके साथ चलती हुई आएंगी ही। तो फर्स्ट तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो जो बेसिक नीड है ना कि रोटी कपड़ा और मकान, राइट, कि हम उन्हें बेसिक नेसेसिटीज यानी कि फूड, क्लोथिंग्स और हैबिटेट, ये भी लोगों को नहीं दे पाएंगे। अगर दे पाएंगे तो उतना नहीं दे पाएंगे जितना एक सोसाइटी में रहने वाले लोग डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट की स्कैरसिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, इनकी कमी पड़ जाएगी।
साथ में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो जॉब्स हैं उनकी बहुत कमी हो जाएगी। तो जॉब्स की कमी हो जाएगी तो दैट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाएंगी, तो डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो फिर ये बता दो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें, व्हाट आर द मेजर्स। हमने ये पढ़ लिया कि पॉपुलेशन बढ़ती क्यों है, हमने ये पढ़ लिया कि पॉपुलेशन बढ़ने से प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो अब तरीके भी बता दो, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तरीके क्या हैं? तरीके यही हैं कि पहले तो ना लॉ बना दो, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इसको। लॉ बना दो, कैसा लॉ कि फीमेल्स की मैरिज होने की एज 18 ईयर्स है, जो कि बन भी चुका है, राइट। तो 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर गर्ल्स and 21 years of age for boys to marry। ओके, साथ में जो हम पहले से लिखते आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वही सारे, कि इनको एजुकेशन दो, सेक्स एजुकेशन, इनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताओ, इनको बर्थ कंट्रोल के मेथड्स बताओ, ठीक, ये सारी चीजें आप इनको बता दोगे, अवेयर कर दोगे। फिर इन सब चीज़ों के बारे में भी बता दो कि भाई पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा, इस सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस अगर फैला दोगे, लोगों को अवेयर कर दोगे, तो उससे हो सकता है कि पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है वो कम हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि लोग फैमिली प्लानिंग करने लगेंगे, बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे। साथ में एक और डाल सकते हैं कि भाई कुछ इंसेंटिव्स मिल जाने चाहिए, इंसेंटिव्स टू द फैमिली, शॉर्ट फैमिली, जो छोटी फैमिली है उनको कुछ इंसेंटिव्स मिल जाने चाहिए। जैसे ये लॉ भी है कि जिनके शायद 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं वही लोग इलेक्शंस में पार्ट ले सकते हैं, तो ये भी एक इंसेंटिव्स है। तो ये डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि अगर वो आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने हैं उनको, क्योंकि ये लॉ है कि अगर बच्चे उनके 3 से ज़्यादा होंगे तो फिर वो एलिजिबल नहीं है एक इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जो भी हमने इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डाले वही सारे पॉइंट्स इसमें डाल दो, खत्म कर दो, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उनसे रिलेटेड मेरे ख्याल से हमने सारे एस्पेक्ट जो एनसीईआरटी में मेंशन है सब कुछ डील कर लिया। मैंने जितने भी क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो बना दिए। प्रोबेबल क्वेश्चंस का मीनिंग ये नहीं है कि और क्वेश्चन नहीं बन सकते, और भी कुछ बन सकता है, लेकिन उसके लिए आंसर्स में यही पॉइंट्स ले देके यही घुमा फिरा के यही डाल लें। तो क्वेश्चंस को पढ़ो, उसको समझो, और फिर उसमें इन्हीं वाले पॉइंट्स को कैसे आप लिख सकते हो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, कुछ बुक्स ले लो जिससे आप पढ़ो, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग करते रहें, बाय बाय।